हेलो साथियों, एग्जाम अड्डा 11 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री है। भारतीय इतिहास का रिवीजन से संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में होगा, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी विद्यार्थी सेशंस को देख रहे हैं, पूरी सेशन को बगैर स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलने के 100% गारंटी है। इसलिए पूरी सेशंस को जरूर देखिएगा बगैर स्किप किए हुए। जो भी विद्यार्थी चैनल्स पे नए हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे, जिससे एग्जाम्स अड्डा लेवल चैनल्स पे होने वाली क्लासेस का अपडेट आप सभी विद्यार्थियों को मिलता रहे। एक बार सेशंस को शेयर कर दे, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? 1935, 1942, 1901, 1921 में हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष खोजा गया था? जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं वे कमेंट करके जरूर बताएं। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1921 हो जाएगा। ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता जो हमारा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो जो भी हमारे हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख अन्य जो स्थल हैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। ठीक है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रमुख स्थल के बारे में बात करूंगा, खोजकर्ता, वर्ष और नदी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है, हड़प्पा के बाद में हमारा आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद में हमारा रोपड़। रोपड़ के बाद में हमारा आ जाएगा लोथल। लोथल का भी बताइएगा। जो भी विद्यार्थी खोज करता है, वर्ष और नदी जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद में कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में आ जाएगा हमारा, ठीक है, कालीबंगा के बाद में सुतकांगेडोर। ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। ठीक है, मोहनजोदड़ो को किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है, कि राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, किस वर्ष खोजा गया था? 1922 में। ठीक है, खोजा गया था, 1922 में खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो रोपड़ आ जाता है। रोपड़ को, ये इसके खोजकर्ता कौन है? रोपड़ जो स्थल है हमारा, ये यज्ञदत्त शर्मा है। इसके कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। ठीक है, ये किस वर्ष खोजा गया था? ये 1953 से 1955 में खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद में ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो हमारा रोपड़ है। रोपड़ जो हमारा सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद में लोथल जो है, लोथल को किसने खोजा था? ठीक है, लोथल को एस आर राव ने खोजा था। ठीक है, एस आर राव ने किस वर्ष में? 1945, 1955 में खोजा था। और रोपड़ किस नदी के किनारे है? हमारा जो रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पे लोथल की बात करते हैं। एस आर राव, एस आर राव के द्वारा खोजा गया था। किस वर्ष में? 1954 से 1955 में खोजा गया था। ठीक है, और ये जो हमारा लोथल है किस नदी के किनारे? ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा है ना, कालीबंगा को किसने खोजा था? बीबी लाल ने खोजा था। ठीक है, कालीबंगा को किसके द्वारा खोजा गया था? बीबी लाल के द्वारा खोजा गया था। ये किस वर्ष में? 1961 से 1969 में इसको खोजा गया था। ठीक है, और जो हमारा जो कालीबंगा है ये किस नदी के किनारे है? ये घग्घर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है। उसके बाद में हमारा सुतकांगे डोर आ जाता है। इसको किसने खोजा था? आर्लेल अस्टाइन ने खोजा था। ठीक है, किसने? आर्लेल आर्लेल अस्टाइन ने खोजा था।
ठीक है, आर्लेर आइंस्टाइन ने खोजा था। इसको इन्होंने किस वर्ष में खोजा था? आर्लेर आइंस्टाइन ने, ठीक है, 1927 में इन्होंने खोजा था, 1927 में खोजा था। और जो ये है किस नदी के किनारे है? दासत नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपके लिए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इसको जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से जरूर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सभी विद्यार्थी जरूर बताएं क्योंकि इसके पहले अभी भी मैंने बताया है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे हमारा जो स्थित है ये मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, हड़प्पा नदी के किनारे कौन सा स्थान हमारा स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हमारा जो कालीबंगा है किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो हमारा एक किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है, जैसा कि मैंने अभी पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, महावीर स्वामी, ऋषभ, पारसनाथ, है ना, पद्मनाभ। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पे जो भी विद्यार्थी क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चंस का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, ऋषभ पंत थे। ठीक है, उसके बाद में जो जैन, है ना, जैन धर्म से जितने भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा, सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? ठीक है, महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये हमारे जो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव पंत थे। उसके बाद में पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, आप सभी 24वें जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के वो कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है। ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी का आप सभी विद्यार्थी जरूर बताएं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ठीक है, इनका जन्म स्थल क्या है? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल क्या है? इनके पिता का क्या नाम था? ठीक है, और इनकी माता का क्या नाम था? उसके बाद में इनकी पत्नी कौन थी? ठीक है, उसके बाद में इनकी पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का क्या नाम था? ठीक है, उसके बाद में इनके दामाद कौन थे? इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनके पिता का क्या नाम है? माता का क्या नाम है? पत्नी का क्या नाम है? पुत्री का क्या नाम है? इनके दामाद कौन थे? ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं जो भी जानते हैं। ठीक है, देखिए इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, है ना, वैशाली। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका इनके पिता कौन थे? इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, है ना। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ठीक है, जो ये कहाँ थे? कि कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, इनकी माता कौन थी? इनकी माता त्रिशला थी। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला था। ठीक है, उसके बाद में इनका बचपन का नाम क्या था? सभी विद्यार्थी जरूर बताएं, महावीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, बचपन का नाम जो था इनका वर्धमान, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। उसके बाद में इनकी पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी। ठीक है, इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना नाम था। इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना नाम था। और इनके दामाद कौन थे? जामिल थे। ठीक है, इनके दामाद कौन थे? जामिल थे। ठीक है, उसके बाद में जैन धर्म से और भी कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में पूछता हूँ। ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा। सभी विद्यार्थी बताइए, है ना, महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? ठीक है, पहले शिष्य कौन थे? उसके बाद में इनका जो गृह त्याग था उसे हम क्या कहते हैं? गृह त्याग को क्या कहते हैं? ठीक है, उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई? ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई? ज्ञान का प्राप्त स्थल क्या था? है ना, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थल क्या था? किस स्थल पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, उसके बाद में किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उसके बाद में इनका प्रमुख उपदेश क्या था?
प्रमुख उपदेश क्या था? ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। ठीक है, देखिए इनके जो प्रथम शिष्य थे, ठीक है, इसीलिए मैंने इनके बताया था इनके दामाद के बारे में। ठीक है, इनके दामाद ही जो थे वो प्रथम इनके शिष्य थे। इनके दामाद का नाम क्या मैंने बताया? जामिल था। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जामिली जो थे, ये भी यही इनके प्रथम शिष्य थे जो इनके दामाद थे। ठीक है, उसके बाद में इनका जो गृह त्याग हुआ था 30 वर्ष की आयु में, है ना, 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किए थे। ठीक है, इनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, नंदीवर्धन, उनसे ये इन्होंने आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने गृह को त्याग किया था। ठीक है, उसके बाद में 12 वर्ष की तपस्या इन्होंने किया था। ठीक है, 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थल कौन था? रिजुपालका नदी था। रिजुपालका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, रिजुपालका नदी के किनारे, किसकी नदी के किनारे? रिजुपालका नदी के तट पर, है ना। और रिजुपालका नदी के तट पर कौन सी वृक्ष थी? ठीक है, साल का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? साल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे इन्होंने, रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति की। फिर उसके बाद में इनका प्रमुख उपदेश क्या था? कैल्विन था। ठीक है, कैल्विन, जिन, निर्ग्रंथ, आर्थ, इनकी ये प्रमुख क्या थे? उपदेश थे। इनकी प्रमुख उपदेश क्या थे? कैल्विन, केविलिन, उसके बाद में जिन, उसके बाद में क्या था? निर्ग्रंथ, उसके बाद में आहार, ये इनके प्रमुख उपदेश थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे, है ना, इनकी जो मृत्यु हुई थी, है ना, जीवन के अंत को इन्होंने निर्वाण कहा। ठीक है, जीवन के अंत को निर्वाण करके पूछा जा सकता है जो इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण इनका कहाँ पे हुआ? निर्वाण इनका कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ये पावापुरी राजगृह, पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में हुआ था। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस थे आप सभी विद्यार्थियों को मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसको, ये महावीर स्वामी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने बताया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ठीक है, वेद त्रयी किन संयुक्त वेदों को कहा गया है? यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चाहते हैं वे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेदों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक वेद के अंश है। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद हो गया। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है? अन्य 4 वेद हैं। कौन से हैं? एक हमारा अर्थवेद है। क्या है? एक अर्थवेद है। ये हमारे चारों वेद हैं। ठीक है, चारों वेद के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया? ऋग्वेद। सबसे पहले मैं ऋग्वेद के बारे में बात करता हूँ। जो हमारा ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित जो भी चीज़ें हैं मैं बात करता हूँ। ऋग्वेद जो हमारा, एक मिनट विद्यार्थी, है ना, ऋग्वेद जो है ये, ठीक है, जब भारत का आगमन, भारत में जो लोग आगमन किए थे आर्य मध्य एशिया के लोग, ठीक है, ईरान, जब ईरान पहुंचे थे तो वहीं से ही ऋग्वेद की साक्ष्य मिलती है। ठीक है, और ऋग्वेद में ही 4 देवताओं की आहुति की जाती है। वो कौन कौन से हैं? अगिन, इंद्र, मित्र और वरुण हैं। कौन कौन से हैं? अगिन, अगिन है, उसके बाद में इंद्र है, मित्र और अरुण। ठीक है, इन 4 देवताओं की क्या की जाती है? इसमें आहुति की जाती है। उसके बाद में हमारा जो सामवेद आ जाता है। सामवेद के बारे, यहाँ पे हमारा जो सामवेद है, देखिए शाम का तात्पर्य जो होता है यहाँ पे गान से होता है ना। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख किया गया था। 7 स्वर उसमें कौन थे? सामवेद में, है ना। सामवेद का जो है ये संगीत से रिलेटेड है। यहाँ पे सात, इसके 7 स्वर थे। कौन कौन से थे? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, ये 7 स्वर थे। ठीक है, सामवेद के। और
ठीक है, सा रे गा मा पा। ठीक है, ये भारतीय संगीत की इस मतलब सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। उसके बाद में सामवेद के जो प्रमुख जो देवता थे, ठीक है, इनकी जो मंत्र की आहुति थी वो किस देवता को थी? सूर्यदेव की थी। किसको थे? सूर्यदेव को था। ठीक है, सूर्य देवता को ये था। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं, उसके बाद में यजुर्वेद। किसके बाद में? यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद को सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है, यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद जो संबंधित है ये हमारा, ठीक है, वेद से संबंधित है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है ये अर्थवेद आ जाता है। क्या आ जाता है? अर्थवेद आ जाता है। ठीक है, अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद को ही सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है। अर्थवेद को ही सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है। ठीक है, अच्छा, अर्थवेद जो है अर्थवा ऋषि के नाम पर इसका अर्थवेद पड़ा है। किस नाम पे? ठीक है, अर्थवा ऋषि के नाम पर ही अर्थवेद इसका नाम पड़ा था। अर्थवा ऋषि के नाम पर, ठीक है, अर्थवेद इस वेद का नाम पड़ा था। ठीक है, अर्थवेद में ही जो है ना, अर्थवेद में ही वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों से जो संबंधित है या औषधियों से जो संबंधित है, ये अर्थवेद ही संबंधित है। अर्थवेद किससे संबंधित है? जादू टोना, है ना, जादू टोना जो होता था, जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, वशीकरण और वह औषधियों से संबंधित कौन सा हमारा वेद है? ठीक है, अर्थवेद। ये पूछा जाता है जादू टोना, वशीकरण या औषधियों से संबंधित हमारा कौन सा वेद था? अर्थवेद था। सबसे श्रेष्ठ जिन चारों वेदों में किसको माना गया है? अर्थवेद को ही माना गया है। सबसे अगर पुराना वेद पूछा जाता है तो ऋग्वेद है, और सबसे जो बाद वाला वेद पूछा जाता है तो कौन सा हमारा? अर्थवेद है। ये वेद से रिलेटेड कुछ, ठीक है, तथ्य थे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ना, यहाँ पे क्या है? धर्म सुधार और संस्थापक। आर्य समाज, आर्य समाज को आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? वेद समाज के संस्थापक कौन है? और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हुए कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे हमारा जो, ठीक है, आर्य समाज है, आर्य समाज के जो संस्थापक कौन है? ये है ना, दयानंद सरस्वती हैं। उसके बाद में ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, उसके बाद में वेद समाज के जो संस्थापक है केशव चंद्र सेन, है ना, जिसे के श्रीधरलू नायडू भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हो कौन है? आत्माराम पंडगु हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहले का बी, ठीक है, उसके बाद में ए, उसके बाद में, ठीक है, डी, उसके बाद में सी, है ना, BADC। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। वेद समाज के संस्थापक कौन है? केशवानंद सेन के श्रीधर नायडू हैं। उसके बाद प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पंडरुगी हैं। ठीक है, कुछ जो धर्म सुधार जो आंदोलन है और संस्थापक है उसके बारे में भी बात करता हूँ, सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संगठन का नाम लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद में संस्थापक, ये संगठन का नाम हो गया। उसके बाद में संस्थापक, मैं एक एक संगठन का नाम लिख रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी संगठन के नाम के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसके कौन संस्थापक है जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बताइएगा आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? उसके बाद में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक के कौन संस्थापक हैं? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? ठीक है, उसके बाद में बताइएगा खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? ठीक है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? जो भी विद्यार्थी इसका आंसर जानते हैं किसी भी क्वेश्चन को जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, देखिए मैं एक एक करके यहाँ पे बता रहा हूँ। आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं ये कौन है? राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। किसके संस्थापक है? आत्मीय सभा के संस्थापक है राजा राम मोहन राय।
उसके बाद में जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, है ना, ब्रह्म समाज के भी संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। उसके बाद में मैंने बताया, है ना, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। इसके फॉरवर्ड ब्लॉक के कौन से संस्थापक हैं? सुभाष चंद्र बोस हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी सेशंस को देख रहे हैं, एक बार सेशंस को जरूर शेयर कर दें। उसके बाद में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो खिलाफत आंदोलन है, इसके कौन है संस्थापक? ये अली बंधु हैं। इसके कौन है? अली बंधु हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कौन हैं? अली बंधु हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो संगठन थे और इसके संस्थापक थे, जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। देखिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। उसके बाद में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? अली बंधु हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में जो भी विद्यार्थी सेशंस को देख रहे हैं, सेशंस को एक बार शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास में सेशन पहुंच सके। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? क्योंकि इसके पहले मैं अभी बताया हूँ आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, यहाँ पे जो है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयाराम सरस्वती हैं। इसके कौन है संस्थापक? इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग जो है, ये भी यही है प्रार्थना समाज के संस्थापक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ठीक है, 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, इसका हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा 1674 में होता। ठीक है, शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता 1674 में होता। ठीक है, शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया था, ये किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे किसे किया था? ठीक है, ये गंगा भट्ट, ठीक है, या इन्हें गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा भट्ट या फिर विश्वेश्वर भट्ट कहते हैं। इनके दोनों नाम से जानते हैं, हुआ फिर विश्वेश्वर भट्ट कहते हैं। ठीक है, ये कौन थे? ये कौन थे? ठीक है, ये प्रसिद्ध विद्वान थे। कहाँ के? काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने ही यहाँ शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। ठीक है, और इन्होंने किस वर्ष में किया था? 1674 में किया था। किस जगह पे किया था? है ना, रायगढ़ राजधानी थी उस समय, है ना, रायगढ़ राजधानी में इन्होंने किया था। रायगढ़ राजधानी में किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये, है ना, शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में जरूर पूछा जाता है ना। ये काशी के प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन थे? गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट थे, है ना। इन्होंने ही इनकी राज्याभिषेक किया था किस वर्ष में? 1674 वर्ष में। किस जगह पे? रायगढ़ में किया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ठीक है, अल्मेडा, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुर्क, है ना, वास्को डिगामा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वास्को डिगामा है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाते हुए कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे अल्मेडा है, अल्बुर्क है, फ्रांसिस है, वास्को डिगामा यहाँ के, है ना, पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले कौन से यहाँ पे हैं? ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अल्बुर्क हो जाएगा, है ना। अल्बुर्क को ही माना जाता है पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले का महान पुर्तगाली गवर्नर इनको माना जाता है। अल्बुर्क को इन्होंने कब किया था? 1509 से 1515 में किया था। ठीक है, 1509 से 1515 में किया था। ठीक है, और इन्होंने ही 1510 में ही इन्होंने किसको जीता था? गोवा को जीता था। ठीक है, गोवा को इन्होंने 1510 में जीता था। ठीक है, उसके बाद में पुर्तगाली संबंधी से, है ना, कुछ और संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करता हूँ। सभी विद्यार्थी जरूर देख, ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। ठीक है, भारत में जो व्यापारी, है ना, भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का जो आगमन हुआ, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? ठीक है, और वो उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? इसकी, है ना, जो भी विद्यार्थी जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इससे संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपनियों का नाम है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, उसके बाद में स्थापना वर्ष होगा। ठीक है, स्थापना वर्ष होगा,
उसके बाद में भारत में पहली फैक्ट्री है ना, मतलब किस स्थान पे लगाया उन्होंने, भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पे लगाया। ठीक है, ये जो स्थान है ये भारत होगा, भारत में किस स्थान पे इन्होंने पहली फैक्ट्री। सभी विद्यार्थी बहुत जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो भारत में जो यूरोपीय कंपनी का है ना, यूरोपीय कंपनी जो आगमन हुआ, सबसे पहले कौन सी आई थी। सबसे पहले जो आया था पुर्तगाली आया था। सबसे पहले कौन सा आया था, पुर्तगाली। पुर्तगाली का स्थापना वर्ष क्या था, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। उसके बाद में कौन आए थे, अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद में कौन आया था, डच आया था। ठीक है, और डच के बाद में कौन आया था, डेनिश आया था। ठीक है, डच के बाद में कौन आया था, डेनिश आया था। उसके बाद में कौन आया था, फ्रांसिस आया था। ठीक है, फ्रांसीसी ये सारी कंपनियां आई थी भारत में। ठीक है, व्यापार करने के लिए। सबसे पहले व्यापार करने के लिए भारत में कौन सी कंपनी आई, पुर्तगाली आई। ये किस वर्ष आई थी, 1498 में आई थी। ठीक है, 1498 में आई थी। देखिए 1498 में ये कौन आया था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, जिसको कौन से राजा ने, इसको कालीकट बंदरगाह पे कौन से राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, जमोरी नामक राजा ने इसको कालीकट बंदरगाह पे इसका वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इन्होंने भारत में है ना 1498 में आया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो अंग्रेज है, अंग्रेज की कंपनियों का स्थापना कब हुआ, 1600 में। ठीक है, उसके बाद में देखिए पुर्तगाली 1498 में आया था। ये भारत में अपनी जगह, जो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, वो किस जगह पे लगाई थी, कोचीन में। ठीक है, कोचीन में लगाई थी। और जो कंपनियां लगाई थी कब लगाई थी, 1503 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1498 में, और ये जो भारत में पहली कंपनी लगाई ये कोचीन में लगाई थी 1503 में। अंग्रेज कंपनी का जो स्थापना हुआ 1600 में। ठीक है, और ये जो पहली कंपनी लगाई इन्होंने सूरत में लगाया था। ठीक है, पहली कंपनी इन्होंने सूरत में लगाया, किस वर्ष में लगाया था, 1613 में। ठीक है, उसके बाद में डच जो आया था, डच कंपनी का जो स्थापना हुआ है 1602 में हुआ। ठीक है, और ये पहली जो कंपनी लगाई ये मछलीपट्टनम में लगाया था, किस वर्ष में, 1605 में। ठीक है, मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में लगाया था किस वर्ष में, 1605 ईस्वी में। उसके बाद में डेनिश जो आया था ये 1616 ईस्वी में आया था, 1616 ईस्वी में आया था। और इन्होंने जो पहली कंपनी अपना लगाया था उन्होंने कहाँ पे लगाया था, ड्रान के बार में लगाया था। ड्रान के बार में लगाया था, किस वर्ष में, 1620 में लगाया था। ठीक है, 1620 में इन्होंने लगाया था। उसके बाद में फ्रांसीसी जो कंपनी आई 1664 में आई। फ्रांसीसी कंपनी कब आई, 1664 में आई। और इन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ पे लगाई थी, सूरत में लगाई थी, किस वर्ष में लगाई थी, 1668 में लगाया था। ठीक है, देखिए ये कुछ कंपनियां है ना, जो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई व्यापार करने के लिए, उनकी स्थापना कब हुआ, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था। इनकी कंपनी की स्थापना जो हुआ 1498 में हुआ। और इन्होंने पहली जो कंपनी लगाई है ना, कोचीन में 1503 में। अंग्रेज, उसके बाद में पुर्तगाली के बाद में अंग्रेज आता है। अंग्रेज का जो स्थापना हुआ था, स्थापना वर्ष अंग्रेज का 1600 है। और इन्होंने जो पहली कंपनी लगाई थी सूरत में लगाई थी 1613 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में डच कंपनी आई थी, उनका डच कंपनी का जो स्थापना वर्ष वो 1602 है। उन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ पर लगाई, मछलीपट्टनम में लगाई, किस वर्ष में लगाई, 1613 में, 1603 में। उसके बाद में डेनिश आता है, इसका स्थापना वर्ष जो है 1616 है। इन्होंने अपनी कंपनियाँ कहाँ पे लगाई थी, ड्रान की बार में लगाई थी, किस वर्ष में, 1620 में। उसके बाद में फ्रांसीसी आता है 1664 में, और किस जगह पे ये अपना फैक्ट्री लगाता है, सूरत में लगाता है, किस वर्ष में, 1668 में। देखिए ये पूछा जाता है सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी आई, पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन सा आया, फ्रांसीस आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पुर्तगाली जो आया था सबसे पहले आया था, लेकिन ये बहुत पहले, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आया तो सबसे बाद में ही पुर्तगाली कंपनियाँ गई थी। ठीक है, फ्रांसिस सबसे बाद में आया था और फ्रांसिस सबसे पहले चली गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, कौन सा हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। ठीक है, घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनका पवित्र पशु था, पशु उनके द्वारा पूजा जाता था, संस्कृत आप तौर पर स्थित था। ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे है ना, पशुपति को उनके द्वारा पूजा जाता था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। देखिए बौद्ध के बारे में मैं बता चुका हूँ, उसके पहले सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोध गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, या ऋषभ पंथ है। ठीक है, ऋषभ पत्तन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सभी विद्यार्थी जरूर बताए हैं, है ना, बोध गया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बौद्ध के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सभी विद्यार्थी है ना जरूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए इनका बौद्ध का जन्म कब हुआ था।
ठीक है। इनका जन्म स्थल है ना, जन्म स्थल कहाँ पे था, इनका जन्म स्थल कहाँ पे था, किस जगह था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनका बचपन का क्या नाम था, है ना, बचपन का नाम क्या था, ठीक है। इनके बचपन के नाम था, जो भी विद्यार्थी जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इनका जन्म जो होता 563 ईसा पूर्व में होता है, 563 ईसा पूर्व में होता है। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनके पिता कौन थे, इनके पिता जो थे शुद्धोधन थे, इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन थे, ठीक है। और इनकी माता कौन थी, इनकी माता का क्या नाम था, माया देवी था, इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी था, ठीक है। और इनका बचपन का नाम क्या था, इनका जो बचपन का नाम था क्या था, सिद्धार्थ था, है ना। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया था, है ना। बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है बौद्ध से रिलेटेड, जो मैं उसके बात कर लेता हूँ, ठीक है। सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा। देखिए इनके पुत्र का क्या नाम था, है ना, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। इनके गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं, है ना, गृह त्याग की जो घटना उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। गृह त्याग की घटना को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, ठीक है। उसके बाद में प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, इनके शिष्य कौन से थे, ठीक है, शिष्य कौन से थे। उसके बाद में इनका जीवन का अंत कब हुआ, है ना, जीवन अंत कब हुआ, जीवन अंत यानी मरण कब हुआ, ठीक है, जीवन का अंत। सभी विद्यार्थी जो भी किसी भी क्वेश्चंस का अगर राइट आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखिए इनके जो पुत्र का नाम था, इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। इनके गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं। ये क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। इनकी गृह त्याग को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, ठीक है। अभी इसके पहले की क्वेश्चंस में जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, बोध गया बिहार में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, बोध गया बिहार में हुआ था। उसके बाद में बोध गया बिहार में हुआ था। इनकी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, है ना, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे हुआ था, है ना। किस ब्रिज के नीचे, ये भी पूछा जाता है ना, पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल ब्रिज के नीचे, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार में, पीपल ब्रिज के किनारे इन्होंने, पीपल ब्रिज के नीचे इन्होंने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था। और इनके प्रथम उपदेश क्या थे, है ना, प्रथम उपदेश क्या थे इनके, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे, किस स्थान पे दिया था। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश भी इन्होंने सारनाथ में ही दिया था, ये भी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश किस जगह पे दिया, इन्होंने सारनाथ में ही सबसे ज़्यादा अपना, ठीक है, उपदेश दिया था। उसके बाद में इनके जो शिष्य थे कौन थे, आनंद या उपाली थे, ठीक है। इनके शिष्य कौन थे, आनंद व उपाली थे इनके शिष्य थे, ठीक है। आनंद या उपाली इनके शिष्य थे। उसके बाद में इनके जीवन का अंत कहाँ पे हुआ था, ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में किस जगह पे हुआ था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में, है ना, वैशाख पूर्णिमा का दिन था उस समय। और किस जगह पे, कुशीनगर में हुआ था, है ना, किस जगह पे, कुशीनगर में। ये जरूर पूछा जाता है, आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। देखिए ये जरूर पूछा जाता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, बोध गया में हुआ, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ, कुशीनगर में हुआ। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया, ठीक है, सारनाथ में दिया, ठीक है। और प्रथम उपदेश भी कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, और किस ब्रिज के नीचे, पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, ठीक है, बोध गया बिहार में, ठीक है। ये बौद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। और भी तथ्य हैं जो मैं पूछता हूँ, आपसे विद्यार्थी बताएंगे, है ना। जो बुद्ध थे, बुद्ध को किस वंश से संबंधित थे, है ना, बुद्ध, है ना, यानी गौतम बुद्ध तो
ये किस वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, इनका प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी, ठीक है, इनकी प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश देते थे उनका उपदेश किस भाषा में दिया जाता था, गौतम बुद्ध का उपदेश की भाषा क्या थी, ठीक है। सभी विद्यार्थी जरूर बताएं, ठीक है। देखिए बुद्ध किस वंश से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे जो इनका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, शाक्य वंश से संबंधित है। प्रथम बौद्ध परिषद जो कहाँ पे था, ये राजगृह में था, ठीक है। और इनकी कितनी बौद्ध बौद्ध परिषद हुई थी, इनकी 4 बौद्ध औसत, है ना, इनकी 4 बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, है ना। अभी इसके बारे में भी बता देता हूँ आप सभी को। इनका जो उपदेश किस भाषा में होता था, इनका पाली भाषा में होता था, है ना। बौद्ध की जो उपदेश होता था किस भाषा में होता था, पाली भाषा में होता था, ठीक है। इनकी जो मतलब बौद्ध जो प्रथम बौद्ध परिषद होता है राजगृह में होता है ना। इसी तरीके से इनकी 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, है ना। उन 4 बौद्ध सभाओं के बारे में मैं बात करता हूँ, सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इनकी क्या है, सभा होगा, इनकी क्या हो जाएगी, सभा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इनका समय हो जाएगा, किस समय में इन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद में किस स्थान पे इन्होंने किया था, ठीक है। और उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन होते थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन होते थे। उसके बाद में उस समय राजा कौन होता था, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया जो बौद्ध जो सभाएं हुई थी, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, ठीक है। प्रथम, है ना, प्रथम जो बौद्ध सभाएं हुई थी किस में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में ये कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था, ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप। उसके बाद में उस समय जो राजा होते थे कौन थे, उस समय जो, है ना, पहली जो ये बौद्ध जो संगीति हुई थी कहाँ पे हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था। राजगृह के उस समय राजा कौन थे, अजातशत्रु थे, कौन थे, अजातशत्रु थे, अजातशत्रु थे, ठीक है। उसके बाद में इनकी जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ पे हुआ था, सेकंड नंबर की बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किस जगह पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। किस जगह पे हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। सेकंड जो होता वैशाली में होता, उस समय जो अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीति के वो कौन थे, है ना, शुभुकामी थे, कौन थे, शुभुकामी थे, कौन थे, शुभुकामी थे, ठीक। उसके बाद में उस समय जो वैशाली के जो राजा थे कौन थे, कालाशोक थे, कौन थे, कालाशोक थे, कौन थे, कालाशोक थे। और इनकी जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुआ था, 247 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 247 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे, मोगली लुप्त तिस्त थे, कौन थे, मोगली लुप्त तिस्त थे, ठीक है, मोगली लिप्तु तिस्त थे। उसके बाद में उस समय जो राजा थे पाटल के कौन थे, अशोक थे, कौन थे, अशोक थे, ठीक है। उसके बाद में इनकी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी किस जगह पे हुई थी, है ना, चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था, फोर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, ठीक है, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, कुंडलोन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंडलोन में हुआ था, ठीक है। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, कौन थे, वसुमित्र थे। और इसके उस समय जो कुंडलोन के जो राजा थे कौन थे, कनिष्क थे, कौन थे, कनिष्क थे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बौद्ध संगीति के बारे में जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है बौद्ध से, इसलिए जरूर याद रखिएगा। देखिए जो बौद्ध की जो प्रथम जो संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यपी थे। कुछ जगह पे हुआ था, अजातशत्रु उस समय राजा थे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था, वैशाली में, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, शुभुकामी थे, है ना। उस समय वैशाली के राजा कौन थे, कालाशोक थे। उसके बाद में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो 247 ईसा पूर्व में हुई थी। किस स्थान पे होता, पाटलिपुत्र में होता। उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, है, मोगली लिप्तुस्त थे। उसके बाद में इसके जो राजा थे उस समय जो पाटलिपुत्र के राजा थे कौन थे, अशोक थे। उसके बाद में चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे होता, कुंडलोन में होता। उस समय जो अध्यक्ष थे वो सुमित्र थे। और उस समय जो कुंडलोन के राजा थे कौन थे, कनिष्क थे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन से जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित की थी, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। प्रथम जो बौद्ध आयोजित की थी वो कहाँ पे किया गया था, है ना, राजगीर में किया गया था। प्रथम कहाँ पे किया था, राजगीर में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। उस समय जो राजगीर के राजा थे कौन थे, अजातशत्रु थे, मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था, ठीक है। 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। इसका जो भी विद्यार्थी राइट आंसर जाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था, ठीक है, ये किस किस काल में बनाया गया था, संतलत काल में बनाया गया था। संतलत काल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे गुलाम वंश का जो टाइम ड्यूरेशन 1206 से 1290 है, ठीक है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य नाम से जाना जाता है, चांद के देवता के नाम से जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो हुआ था, ये चौवन गेम खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। उसके बाद में 2.5 दिन का इन्होंने झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। संस्कृत महाविद्यालयों को तोड़वा के इन्होंने, अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको तोड़वा के इन्होंने क्या किया था, एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में कुतुब मीनार की कभी कभी आपसे की एग्जाम्स में, है ना, उसकी लंबाई के बारे में पूछा जाता है तो 73 मीटर, अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 73 मीटर, और फिट में पूछा जाएगा तो 240 फीट कुतुब मीनार है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश नहीं, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा, ठीक है, खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है 1290 से, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आ जाता है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है 1290 से, ठीक है, 1290 से 1320 तक हो जाता है, 1290 से 1320 तक हो जाता है। और जो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी हैं, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी हैं, ठीक है। देखिए मैं संतलत काल के जितने भी, है ना, जो शासन करने वाले थे, ये जितने वंशज थे उनके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। संतलत काल के जितने भी थे सभी विद्यार्थी जरूर नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद में खिलजी वंश के बाद में हमारा जो आ जाता है तुगलक वंश आ जाता है, ठीक है। तुगलक वंश आ जाता है, ठीक है। तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश का जो टाइम ड्यूरेशन था क्या था, 1320 से 1414 तक हो जाता है, ठीक है। 1320 से 1414 तक हो जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक हैं, ठीक है। 1320 से 1414 तक इनका तुगलक वंश का कार्यकाल होता है। और उसका जो तुगलक वंश का जो संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश के जो टाइम ड्यूरेशन है क्या है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं वह कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश का जो है ना टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 14 से, ठीक है, 14 से 1451 तक इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में इसके जो सैयद वंश के जो संस्थापक होते हैं कौन है, खिज्र खां होते हैं। इसके संस्थापक कौन है, खिज्र खां है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खां है। सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खां है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा, ठीक है, लोधी वंश आ जाता है, ठीक है। हमारा जो ये संतलत काल का, है ना, लास्ट वंशज होता है, कौन सा होता है, लोधी वंश होता है, ठीक है। लोधी वंश का जो टाइम ड्यूरेशन होता है कितना होता है, 1451 से 1526 तक, है ना। जैसा कि मैंने संतलत काल का जो मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया 1206 से 1526 तक मैंने बताया था, ठीक है। संतलत काल का लास्ट, है ना, लास्ट कौन सा वंश था, लोधी वंश था। और सबसे पहला कौन सा वंश था, गुलाम वंश था, ठीक है। उसके बाद में इसके संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल बहलोल लोधी है, ठीक।
अच्छा, यहाँ पे पूछा जाता है ना, सल्तनत काल में सबसे लंबा जो ड्यूरेशन शासन किसने किया था? ठीक है, सबसे लंबा जो कार्यकाल जो शासन किया था कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। 1320 से 1414 तक, 94 वर्ष किया था। ठीक है, और सबसे कम किसने किया था? सैयद वंश खिज्र खां ने किया था, 1414 से 1451 में किया था, यानी 37 वर्ष इन्होंने किया था। ठीक है, अगर सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा अगर शासन करने वाले कौन वंश के थे, है ना, तुगलक वंश के थे, जिन्होंने 94 वर्ष किया था। ठीक है, 1320 से 1414 तक। और सबसे कम जो शासन करने वाले थे वो कौन थे? सैयद वंश के थे। इन्होंने कितना वर्ष किया था? इन्होंने 37 वर्ष किया था, 1414 से 1451 में। ठीक है, यह आपके वंशज के बारे में मैंने बताया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा सल्तनत काल के बारे में है। सल्तनत काल का जो टाइम ड्यूरेशन है 1206 से 1526 तक। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे पहला हमारा जो आ जाता है, कौन आ जाता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो कार्यकाल है 1206 से 1290 तक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में हमारा क्या आ जाता है? ठीक है, सल्तनत काल में ही खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है 1290 से 1320 तक है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है ना। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा इन्होंने ही शासन किया था, 94 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है सैयद वंश। ठीक, सैयद वंश जो है 14 से 1451 तक सबसे कम जो इन्होंने शासन किया था सल्तनत काल में, है ना, सैयद वंश ने किया था। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा, कौन आ जाता है? लोधी वंश। लोधी वंश का जो टाइम ड्यूरेशन है 14 से 1526 तक। इसके जो संस्थापक हैं कौन है? बहलोल लोधी हैं। ठीक है, ये आपके कुछ, है ना, सल्तनत काल से संबंधित जो शासन करने वाले थे, सल्तनत काल के पूरे टाइम ड्यूरेशंस के बारे में मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा था भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहाँ था, हुमायूं था, बाबर था, अकबर था। ठीक है, यहाँ पे जो मुगल बादशाह सर्वप्रथम कौन था? ये बाबर था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी तक के जो हमारे क्वेश्चन थे ये प्राचीन इतिहास के थे और मध्यकालीन इतिहास के थे। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो ये जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, मॉडर्न इतिहास यानी आधुनिक इतिहास के हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए हमारा जो इतिहास है 3 भागों में डिवाइड है। एक हमारा प्राचीन इतिहास हो जाता है, एक मध्य इतिहास हो जाता है, एक मॉडर्न आधुनिक इतिहास हो जाता है ना। यहाँ पे हमारे तीनों, तो अभी तक के जो क्वेश्चन थे हमारे वो प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास के थे। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है मॉडर्न इतिहास के हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास के हैं। अच्छा, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास से लेके आधुनिक इतिहास, इन तीनों को अगर मिलाएंगे आप सभी, तो आपके एग्जाम्स में यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस जो क्लास में आप सभी विद्यार्थी को बताया गया, ठीक है, यहाँ पे प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास के बारे में ही बात किया गया है ना। मॉडर्न इतिहास के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाने हैं। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास होगा, वो भी विद्यार्थी उस क्लास को जरूर देखिएगा सभी विद्यार्थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? देखिए यहाँ पे किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसमें किस आंदोलन को, ठीक है, गांधी ने नहीं किया था? देखिए, जो अगर यहाँ पे हम बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जी थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी थे। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी थे। यहाँ पे जो हमारा स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अच्छा, गांधी जी से संबंधित जो भी आंदोलन है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए गांधी जी से जो संबंधित जो है, सबसे पहले बताइएगा आप सभी, है ना, चंपारण चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ठीक, उसके बाद में चंपारण हो गया। अहमदाबाद 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 आंदोलन कब हुआ? उसके बाद में खेड़ा आंदोलन। ठीक है, गांधी से संबंधित जो भी आंदोलन है उसके बारे में बता देता हूँ। खेड़ा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, महासहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
ये गांधी के द्वारा ये सारे आंदोलन किए गए थे। ठीक है, गांधी से रिलेटेड जो भी आंदोलन है यही सारे हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिए गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए थे। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, शबनिया अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, देखिए किस किस वर्ष में किया गया था। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में किया था। चंपारण आंदोलन कब किया गया था? 1917 में। अहमदाबाद आंदोलन कब किया था? 1918 में किया गया था। उसके बाद में खेड़ा का आंदोलन कब किया गया था? ये भी 1918 में ही किया गया था। उसके बाद में असहयोग जो आंदोलन है ये कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ठीक है, शबनिया अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब किया गया था? 1930 में किया गया था। शबज्ञा, ठीक है, शबनिया अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब किया गया था? 1942 में किया गया था। ठीक है, ये सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। गांधी से संबंधित जो भी आंदोलन थे ये सारे आंदोलन थे। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो है ना गांधी आंदोलन से, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये तो हमारे है ना आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस थे। आधुनिक इतिहास के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में लेकर आ रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी है ना इस पूरी सेशंस को देखे हैं कल के सेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि कल का सेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आज का सेशन महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम्स के लिए, है ना, इससे कहीं ज़्यादा है ना कल का सेशन जो आपके एग्जाम्स के लिए होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, कल के सेशन से ज़रूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पूरी क्लास को देखे हैं है ना कमेंट करके ज़रूर बताया करिए है ना कैसा लगा आपको क्लास। और आप सभी विद्यार्थी कमेंट नहीं करते है ना, कमेंट भी करके ज़रूर बताएं क्लास कैसा लगा, और सेशन को शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको दिए जाते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस है ना फंसने के अधिक से अधिक चांसेस हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी है ना पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी विद्यार्थियों को क्लास कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी विद्यार्थी अभी भी स्टैटिक जीके की प्रिपरेशंस नहीं किए हैं है ना वे विद्यार्थी जरूर कर ले, क्योंकि स्टैटिक जीके के मैंने बहुत सारे पार्ट को मैंने है ना प्लेलिस्ट बना के रखा है। वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं, वहाँ से ज़रूर देख लें। ठीक है, जितने भी मैंने अपनी इस चैनल्स में मैंने वीडियो अपलोड किया है पेट के लिए, अगर सारी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो यहाँ से मेरे पूरे गारंटी के साथ मैं कहता हूँ जीके के आपके है ना 30-40 नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। मैंने ज़्यादा वीडियो ही नहीं डाला है ना, मुश्किल से 12-14 वीडियो होंगे। अगर इतना ही आप देख लेंगे तो आपके लिए 30-40 नंबर 100% श्योर एंड सर्टन है, कहीं नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है। ठीक है, और ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक बार चैनल्स को है ना सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे सेशंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।